और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का रिवीजन सेशन। बेटा आज हमने रिवाइज करना है दो चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 3 और दूसरा काउंटिंग स्टैंडर्ड 9। दोनों की वीडियो अलग अलग रखेंगे। क्विकली वी विल रिवाइज बेटा एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटिंग स्टैंडर्ड। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम रहेंगे आज। डिटेल्ड में हमने ऑलरेडी क्लास में, रेगुलर क्लास के अंदर कवर करा हुआ है। किसी बच्चे को डिटेल लेक्चर का लिंक चाहिए वो मिल जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेटा, उसके अंदर मेजरली आपका फोकस जो है आप किस पे रहना चाहिए। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैं बोलता जा रहा हूँ बस वो ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, बस उतना ही ध्यान रखना है मेजरली फ्रॉम द लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। ठीक है बेटा, स्टेटस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडिया के अंदर? कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कंपनीज के लिए एमसीए इशू करके चलता है। ठीक है, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है उसके लिए आईसीए इशू करके चलता है, आप जानते हैं। ठीक है, एमसीए इन कंसल्टेशन इन नेफ्रा इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज यानी कॉर्पोरेट एंटिटीज, और आईसीए इशू करके चलता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। सर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कभी भी ओवरराइड नहीं करके चल सकते जो भी लॉ और लोकल रेगुलेशंस होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो मैंडेटरी नहीं करा गया, और नेवरदलेस मैंडेटरी हुआ क्या है कि वो जनरली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्प्लीकेशन है कि मैंडेटरी स्टेटस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टेट्यूट गवर्न करके चल रहा है एंटरप्राइज को, वो क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लाइंस के बारे में। जैसे एमसीए जो होता है, ठीक है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करे हुए हैं, कह रहे हैं कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करके चलना है। कंपनीज होगा, ठीक है, ये क्या वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लग रहा है जो एक्सटर्नल या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर चाहे सिर्फ तब किसमें हो, नॉन बिजनेस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस, ये सारी एक्टिविटीज के ऊपर बेटा अप्लीकेशन ऑफ मैंडेटरी स्टेटस। इसके अंदर क्या जो नहीं कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्चार्ज कर मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है हम एडिक्वेट उस चीज की होती है। फाइनेंशियल एक्ट की बात करके को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलनी है, को रिपोर्ट करना होता है 143 ने क्या कंपनी को क्या है कि क्यों डेविएट करा और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये आता है कि डिस्क्लोज नहीं करा है, तो ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ये नहीं दे रही। अगर आपने डिस्क्लोज, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, कोई ऐसे मैटर से एक्ट ने बोला जा रहा है तो ये नहीं कहेंगे दैट यू आर नॉट प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू। सेम वे में बैंकिंग के लिए बोला गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर कोई मैटर है जो डिस्क्लोज करने के लिए फेयर व्यू। सेम वे बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है, कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्न हो, ठीक है, जहां पर बोल दिया गया कि ये मैटर्स आपने अभी डिस्क्लोज करके नहीं चलने हैं एज पर दैट। चीज क्या आती है कि फाइनेंशियल है या एंडेंडम देयर टू जो भी रेकमेंड करके चलता है आईसीआई इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। देन आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तभी मानते हो जब उसके ओमिशन या मिस स्टेटमेंट के चलते हमें डिसीजन यूजर का इफेक्ट होता है, इससे नहीं होती है। ऐसे मान लो लाइन से 50,000 की पेनल्टी लग जाती है मटेरियल ओनली। ठीक है, मटेरियलिटी केस टू केस आप जज करके चलते हैं। अगर कोई आइटम मटेरियल है तो उसको आपको सेपरेटली दिखाकर चलना चाहिए। अकाउंटिंग 1761 के अंदर क्या बोला गया, प्रिंसिपल के अंदर उसको रिड्यूस करा जाए, कंपेरेबिलिटी को इंप्रूव करा जाए, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करी जाए, फेयरनेस लाई जाए प्रेजेंटेशन के अंदर। जो डिडक्शंस होती हैं और एग्जम्पशंस होती हैं लेकिन टैक्सेबल इनकम के अंदर, वो तो फिजिकल पॉलिसी का मैटर है। तो एक एक्सपेंस जो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लेकर गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चलते, जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स के अंदर उसकी डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो डेप्रिसिएशन है जो एसेट्स के ऊपर होती है विच आर टेकन ऑन द फाइनेंस लीज, वो लेसी अपनी किताबों में लगाता है, लेकिन आपने टैक्सेशन के अंदर पढ़ा होगा कि वो डेप्रिसिएशन किसको मिलती है, लीगल ओनर को अलाउड होती है। ठीक है, नहीं लेसर को वो अलाउड होती है। तो अगर कोई आइटम आपने रिकॉग्नाइज, इसी तरीके से अगर कोई आइटम मान लो आपने रिकॉग्नाइज नहीं करी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, आप उसको रिकॉग्निशन अवॉइड नहीं कर सकते सिर्फ इस कारण कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, जैसे एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, उसके अलावा क्या है आईसीडीएस सेक्शन नंबर 145 बेटा लेकर आए थे, उन्होंने एम्पावर करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप नोटिफाई करके चल सकते हो टाइम टू टाइम आईसीडीएस जो एक क्लास ऑफ असेसिस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर एक्सरसाइज करते हुए 10 इन आईसीडीएस जो है इशू करे, जो कह रहे हैं हर एक असेसी जो कि इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, जिसको अपने अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड करवाने हैं, ठीक है, एज पर 44 AB, उसको यहाँ पर कवर करा गया। कहता है वो मर्चेंटाइल बेसिस के ऊपर अपनी अकाउंटिंग करके चलेगा। कौन से हेड के अंदर इनकम निकालने के लिए, पीजीपीपी के अंदर और आईएफओएस के अंदर। और 10 आईसीडीएस बेटा नोटिफाई करे गए, इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और अगर आप ऑर्डर देखोगे तो मुश्किल नहीं है। आपका पहला है अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो AS1 से रिलेटेड हो गया। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 से रिलेटेड है, आप जानते हैं ऑर्डर में है बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिर टेंजिबल फिक्स एसेट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट ग्रांट सिक्योरिटीज, बोरोइंग कॉस्ट और प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। देन अगला आता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बेटा आपके आईसीए ने क्या करा, एक क्राइटेरिया इशू करा कि एंटिटीज को हम कैसे क्लासिफाई करके चलेंगे। तो बेटा एंटिटीज की जो क्लासीफाई है वो पहले ना 4 लेवल में करी जाती थी, लेकिन उस क्राइटेरिया को रिवाइज करा गया और अब बोला कि अब हम एंटिटीज को जो क्लासीफाई करके चलेंगे, नॉन कंपनी एंटिटीज को दो कैटेगरी के अंदर करके चलेंगे। एक होती है एमएसएमई और दूसरी कौन सी होती है, लार्ज।
ठीक है, कौन से वाले रूल्स हैं ये? ठीक है, ये डिफाइन करे गए कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के अंदर। ठीक है, कह रहे हैं जो कंपनी एसएमसी नहीं है, और कंपनीज के लिए क्या बोला गया? कंपनीज के लिए बोला गया एसएमसी और नॉन एसएमसी बेटा। ठीक है, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज थी उसके लिए क्या बोला गया? एमएसएमई और लार्ज। ये दो चीजें बेटा बोली गई। बेटा गवर्नमेंट की काउंसिल की क्या हुई? मीटिंग हुई, 433rd मीटिंग हुई थी अगस्त 13 से अगस्त 15 2024 के बीच, जिसके अंदर एक क्राइटेरिया को रिवाइज करा गया था नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, नॉन कंपनीज के लिए बोला कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी फाइनेंशियल्स बनेंगी उसके लिए आप क्या क्राइटेरिया लेकर चलोगे? ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड जो आपका 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट है, कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए आप कहोगे नॉन कंपनी दो तरीके की होती है, एक एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और दूसरी लार्ज एंटिटीज। एमएसएमई कौन सी है? एक नॉन कंपनी एंटिटी जिसकी इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग के अंदर है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ना ही इंडिया में ना इंडिया के बाहर। कह रहे हैं जो कि एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं है। तीसरा, जिसकी टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। कह रहे हैं जिसकी बोर्विंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। और चौथा, जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है किसी ऐसी एंटिटी की जो कि एमएसएमई नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि लार्ज एंटिटी क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी जो कि एमएसएमई नहीं है। अच्छा, पांचों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी आप एमएसएमई कहलाएंगे। अगर आपने एक भी कंडीशन वॉयलेशन हो गया तो वो लार्ज एंटिटी में कवर हो जाएगा। कह रहे हैं जो लार्ज एंटिटीज होते हैं उनको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने होते हैं बेटा इन फुल, लेकिन एमएसएमई के लिए कुछ एक एग्जम्पशन रिलैक्सेशन दी गई है जो अभी हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट है इसने सुपरसीड कर दिया 2021 की अनाउंसमेंट को। बेटा 2021 में जो अनाउंसमेंट आई थी उसमें 4 लेवल के अंदर बांट दिया गया था, उससे पहले 3 लेवल होते थे। और साथ ही बोला गया कि ये वाली अनाउंसमेंट रेलिवेंट नहीं होगी ऐसी नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए जिनको इंडेक्स फॉलो करके चलने हैं। ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, जिनको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो करके चलने हैं तो वहां एमएसएमई वाला क्राइटेरिया जो दे रखी है रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, कह रहे हैं जो हमने ये चेंज करा है, क्योंकि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बे टेक्स्ट उठा के देखोगे तो आपको कई जगह पे अभी भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 देखने को मिल जाता है। लेकिन कह रहे हैं जो हमने क्राइटेरिया चेंज करा है उसको हम अब अपडेटेड कंपेंडियम जो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या बोली? कह रहे हैं अगर एक एमएसएमई जो है वो एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन बेटा अवेल करके चल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स के अंदर कि आप एक एमएसएमई है और आपने कंप्लाई करा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगला क्या है? अगर एक एमएसएमई एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई करके चली है, रिलैक्सेशन के लिए पहले क्वालिफाई करके चल रही थी, लेकिन अब आप क्वालिफाई करके नहीं चल रहे हैं करंट पीरियड के अंदर, मतलब सीधा सीधा बोलूं कि पहले आप एमएसएमई थे और अब आप लार्ज एंटिटी बन गए हो, तो आपको सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स के ऊपर ही चेंजेस करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर की फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है फॉर कंपैरिजन पर्पस, लेकिन आप ये फैक्ट उठाकर आएंगे कि पिछले साल हम एमएसएमई थे, अब हम एमएसएमई नहीं रहे, पिछले साल हमने एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन अवेल करके चली थी। तो आपको ये चीज जो है वो बताकर आना पड़ेगा। फिर अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए एक एंटिटी है जो पहले एमएसएमई नहीं थी लेकिन सब्सिक्वेंटली वो एमएसएमई बन जाती है, तो यहां पर आपको लगातार 2 साल एमएसएमई रहना पड़ेगा तभी आप एमएसएमई की एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन अवेल कर पाएंगे। अच्छा, अगर एक एमएसएमई ऑप्ट करती है कि उसने एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन अवेल नहीं करनी है, ठीक है, जो एप्लीकेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल स्टैंडर्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड के रिगार्ड में आप एग्जम्पशन अवेल नहीं करना चाहते और कुछ के रिगार्ड में करना चाहते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर एक एमएसएमई ऑप्ट करती है कि हम अवेल नहीं करके चलेंगे एनी वन और मोर ऑफ द एग्जम्पशन रिलैक्सेशन जो उसको अवेलेबल है, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ फुली। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एग्जम्पशन रिलैक्सेशन कुछ अवेलेबल है, आप कहो कि कुछ एग्जम्पशन रिलैक्सेशन तो आप मानोगे उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कुछ नहीं मानोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सारी एग्जम्पशन अवेल करो, रिलैक्सेशन अवेल करो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, या आप पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ। एक एमएसएमई वो अब ऑप्ट कर सकती है, वही लिखा हुआ है, अब ऑप्ट कर सकती है अवेल करने के लिए एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन फ्रॉम कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट जो काउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर है, लेकिन पार्शियल एग्जम्पशन या रिलैक्सेशन और डिस्क्लोजर वो परमिटेड नहीं होता। अब लार्ज एंटिटी है तो आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाकर चलने होंगे, पूरी लिस्ट दे रखी है। लेकिन अगर एक नॉन कंपनी एंटिटी मतलब आप एमएसएमई है, तो कहते हैं एंटायरिटी में आपके ऊपर 4 स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे। एएस 3 नहीं लगेगा, 17 नहीं लगेगा, 20 नहीं लगेगा, 24 नहीं लगेगा। आसान है याद करना, 3 और 17 का जोड़ होता है 20, तो 3 + 17 मेक्स इट 20, और उसके बाद क्या है 24। ठीक है, तो कह रहे हैं ये तो एमएसएमई के ऊपर लगेंगे नहीं लगेंगे। फिर कहते हैं कि अगर मान लो आप एक ऐसी एमएसएमई है जिसकी टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से नीचे है और जिसकी बोर्विंग्स जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है, और आप होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, ऑफ एन एमएसएमई जो यहाँ पे हमने कवर नहीं करी, तो कह रहे हैं आपके ऊपर फिर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 भी नहीं लगाएंगे और 28 भी नहीं लगाएंगे।
तो 4 तो हर किसी के ऊपर, 3, 17, 20, 24, लेकिन 18 और 28 एडिशनल किसके लिए दिए गए, जिसकी टर्नओवर और बोरोइंग जो है वो 50 और 10 से नीचे है, और होल्डिंग वाली। फिर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बेटा क्या करेगी, रिलैक्सेशन दी गई। कहते हैं कि हम कुछ रिलैक्सेशन एग्जम्पशंस है। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर द पैराग्राफ नंबर, वो पॉसिबल है भी नहीं सारे याद करना, बस आप ऐसे ध्यान रखो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, फिर उसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, 22, 26, 28। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 10 है, 11 है, 15 है, 19 है, 26 है, 28 है, और आपका 29 है। फिर उसके अलावा बोला गया कि एमएसएमई के केस में जनरली ट्रांजेक्शन नहीं होती हैं जो AS 14 के अंदर कवर हो रही हो या AS 23 के अंदर कवर हो रही हो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन हैं तो अब एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके अलावा बोला गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 और 27, ये भी जो है कहीं ना कहीं एक नॉन कंपनी एंटिटी को नहीं फॉलो करने होते, और 25 भी। ठीक है, वो एक नॉन कंपनी को एंटिटी फॉलो करके नहीं चलने होते, लेकिन यस, अगर वो बनाकर चल रही है कंसोलिडेटेड या इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तब फॉलो करने होंगे। क्या याद करना मुश्किल है? नहीं सर, याद करना मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे। सर 10, 26, 28 और 19, ये चारों अगर आप ध्यान दो बेटा, ये एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड है। ये चारों ही क्या है, एसिड बेस्ड स्टैंडर्ड है। 10, 26, 10, 19, 26, 28। ठीक है, फिर 15 और 29 दोनों बेटा लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, एसेट बेस आ गया, लाइबिलिटी बेस आ गए। उसके अलावा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 11 है। एक कौन सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 11 है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, 11, 15, 19, 26, 28 और 29। फिर उसके अलावा कौन से वाले स्टैंडर्ड है, अमेलगामेशन वाले, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले, और कंसोलिडेटेड रिलेटेड। तो AS 14, 21, 23, 25 और 27। ठीक है, तो याद करना जो है बेटा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चाहे ऐसे याद रख लो। 21 भी है, 23, 25, 27 और 29, चारों ही कवर हो मतलब देखा जाए तो ऑड नंबर सारे ही कवर हो गए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वन वे और अदर यू कैन रिमेंबर, मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा। एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड अगर देखो तो 10 हो गया, 26 हो गया, 19 हो गया और 28 हो गया। लाइबिलिटी में 15 और 29 हो गया, उसके अलावा 11 है। ठीक है, इधर कौन सा हो गया, 14, और यहाँ पर कौन सा हो गया, कंसोलिडेशन बेस्ड स्टैंडर्ड और इंटरम वाले। ठीक है, तो आपका बेटा यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आपको ना लार्ज कंपनी, उसके बाद आपको कंपनीज के लिए बताया गया, तो उसने यही बोला कि कंपनीज के ऊपर इन एंटायरिटी कौन कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे। फिर बोला गया लेकिन अगर आप एक एसएमसी है, तो एसएमसी को कुछ एक रिलैक्सेशन दी गई। कह रहे हैं एसएमसी के ऊपर एएस हम कौन सा नहीं लगा के चलेंगे, एसएमसी के ऊपर हम AS 17 के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है बेटा। एसएमसी के ऊपर क्या बोला, इन एंटायरिटी आपको AS 17 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एसएमसी है तो AS 17 एंटायरिटी में नहीं लगेगा। और रिलैक्सेशन किसमें दी गई, AS 15, उसके बाद आपका AS 19, 20, 28, 29 और 25। ठीक है, कौन कौन से हैं अगर आप देखोगे तो सारे सेम ही है। AS 15 हो गया, वहां पर भी था, 19 हो गया, फिर आपका 28 हो गया, 29 हो गया, 25 हो गया। एडिशनल कौन सा आ रहा है, सिर्फ अर्निंग पर शेयर, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन जो दी गई है वो डिस्क्लोजर को देकर चली गई। आपका बेटा ये स्टैंडर्ड जो है, ये टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, पेपर के अंदर आपको एक केस स्टडी बना के दे देंगे। ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन एमएसएमई की फुलफिल नहीं हो रही होगी या सारी हो रही होंगी फुलफिल, और आपसे पूछ लेंगे कि आपको कमेंट करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि वो एमएसएमई है या लार्ज है, आप कंडीशंस लिख कर आएंगे, फिर आप बता कर आएंगे कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं कौन से नहीं लगते। एक बार अगर रिकॉल करके चलें फटाफट से, अगर लार्ज एंटिटी है बेटा सारे स्टैंडर्ड लगेंगे, अगर एमएसएमई है तो AS 13, 17, 20 और 24, ये तो एंटायरिटी में नहीं लगेंगे बेटा। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से स्टैंडर्ड है जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई, 10, 11, ठीक है, 10, 19, 26, 28 एसिड बेस्ड वाले, 11, 15 और कौन सा आ गया, 29 आ गया। इनमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी गई। अच्छा, अगर टर्नओवर 50 करोड़ से कम थी और 10 करोड़ से बोरिंग कम थी, तो 18 और 28 में भी एंटायरिटी में रिलैक्सेशन दी गई उस एमएसएमई के लिए। ठीक है, और ये वाले के अंदर क्या गई, वैसे रिलैक्सेशन दी गई। उसके अलावा बोला गया कि AS 14 की और 27 की यूजली ट्रांजेक्शन होती नहीं है। उसके अलावा कंसोलिडेशन बेस्ड स्टैंडर्ड यानी AS 21, 23, 27 और AS 25, यहाँ पर भी ये तभी लगेगा अगर उस रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है, आप CFS बना रहे हैं या इंटरम बना के चल रहे हैं, जो यूजली एमएसएमई में आप देखने को नहीं मिलता है आपको। आपका बेटा ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना करना है इस टॉपिक के अंदर, आपका हो गया टॉपिक रिवाइज। ठीक है, क्वेश्चन इसके एक बार देख लोगे। जिन्होंने मेरे साथ ये टॉपिक कवर करा हुआ है रेगुलर बैच के अंदर, याद करो हमने 50 केस स्टडीज भी लेकर आए थे हम, और हमने 50 केस स्टडीज के थ्रू जो है ये टॉपिक रेदर जो है वो पूरा कवर करके
चला हुआ है। ठीक है बेटा, तो आपकी ये रिवीजन जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। दिस विल बी अपलोड।